चलो भाई, आधा जल्दी से तमाम साथियों को सलाम सुनो। उम्मीद करता हूँ कि खैर वाक़ियत से होंगे और तमाम साथी जितने भी नए साथी हैं उनको भी इस चैनल के लिए मुबारकबाद कहना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका क्लास बहुत अच्छे से बहुत ढंग से चलता होगा और मुकम्मल तरीके से पढ़ाई के ऊपर आप कंसंट्रेट करते होंगे। सारी चीज़ों को बलाए ताक रख करके अपने एम की तरफ आप गामजन होंगे। और जैसे कि मेरा आज की क्लास और इससे पहले कई क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से भी मुतमईन हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक फीडबैक भी मिलते हैं और थोड़ी सी कमज़ोरी और कोताही बोर्ड से लेकर के हो जाती है। तो चलिए इंशाल्लाह उसको भी बहुत जल्दी दूर करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन चलिए उससे इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह धीरे धीरे अल्लाह ताला रास्ता खोलते जाएंगे और इंशाल्लाह रास्ते हमवार होते जाएंगे, काम होता चला जाएगा। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि वला तमहीद आखिर क्लास की इब्तिदा कर दी जाए क्योंकि आज एक ऐसे शायर को पढ़ने जा रहे हैं जिनके बारे में अगर याद रखा जाए तो सिर्फ यही याद रखा जाए कि वालिद साहब से कहीं ना कहीं इनको नहीं बनती थी। ये ध्यान में अगर रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हर शायर के बारे में कुछ ना कुछ ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को जो आपके ध्यान में याद रहे और वहाँ से अगर कंटेंट बनते हों तो बस छोटी सी एक ये दे देता हूँ, हिंट्स दे देता हूँ, ट्रिक दे देता हूँ ताकि वहाँ से आपको बात समझ में आ जाए कि कहीं इस तरह का कंटेंट आपको नज़र आ जाए, स्टेटमेंट नज़र आ जाए तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन आंसर तक के रसाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इनके बारे में बात कर लें या सियाराना जंगेदी साहब के बारे में अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये कह लीजिए कि वालिद साहब से ठनी रहते थे। वालिद साहब से मतलब कहते हैं कि 19 का आंकड़ा रखना वही वाली बात थी इनके अंदर। चलिए खैर बहरहाल हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, हमें तो उन सारी चीज़ों से मतलब है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आप लोग ये क्लियर कर दीजिए कि आवाज़ वगैरह क्लियर है, आवाज़ आप लोगों तक सही से पहुंच रही है और सारा चीज़ ठीक ठाक दिख रहा है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें ठीक ठाक दिखती होंगी। और इससे पहले जो नए साथी मेरे जुड़े हैं, मैं गज़ल के ऊपर कई सारे क्लासेस मैंने ले रखा है और मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि थंबनेल के अंदर या किसी तरह कंटेंट प्रोवाइड करने के अंदर या फिर मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके अंदर अगर कोई कमी कोताही रह जाती हो तो भाई नज़रअंदाज किया करो। इसलिए कि मकसद हमारा जो है ना, हम अपने मकसद की तरफ पहले गामजन हों। बाकी सारी चीज़ों को ना हम अपने जहन से महफूज कर सकते हैं, मतलब उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। हमें तो जो असल मकसद है एग्ज़ाम टारगेटेड चीज़ों को ऑलरेडी अपने जहन में बैठाना, तो ये ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब पे इस चीज़ का होड़ लग जाए कि नहीं फलाने का थंबनेल बहुत अच्छा है तो फलाने के ये चीज़ बहुत अच्छा है, वो चीज़ बहुत अच्छा है। चलिए नए कहते हैं ना कि नए प्लेटफॉर्म पे आने की वजह से बहुत सारी चीज़ों की दुश्वारियाँ होती हैं तो उनको नज़रअंदाज करेंगे और ये देखेंगे कई सारे बच्चों के ये सवाल होते हैं कि सर आपका वीडियो सर्च बॉक्स में नहीं आता है। भाई नहीं आने से आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको जो चीज़ें मिल रहा है, आपको जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है, आप उस पर फोकस करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, आप वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दें, उन लोगों तक वीडियो को आप सेंड कर दें जो इस तरह के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ग्रोथ कर लेंगी। इसका आपको चिंता नहीं करना। तो आप ये बता दें पहले कि इससे पहले वाली जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली आप लोग देखे होंगे और अगर नहीं देखे होंगे तो मैं आपको एक बार बता दूँ फिर से कि यूनिट नंबर 1 का और 2 का मुकम्मल तरीके से जितने भी वीडियोस हैं सारे के सारे वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना करके यूट्यूब पे डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। गज़ल वाला क्लास ऑलरेडी जितने भी क्लासेस हो गए, देखिए आज में 18 आपके सामने लिख रखा है कि हमारा क्लास नंबर 18 है। तो इससे पहले 17 लेक्चर अगर आप हैं तो ऑलरेडी पीछे वाले क्लास का जितना भी है वो सारे के सारे यूट्यूब पे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखें तो एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और ये क्लास किन किन के लिए फ़ायदेमंद है ज़रा सा उसको भी ज़रा गौर सुनिएगा। मैंने यूजीसी नेट लिख रखा है, इसका मतलब ये कि सिर्फ यूजीसी नेट वाले
स्टूडेंट ही इस क्लास को ना करे, बल्कि उर्दू अदब से मुताल्लिक, खा वो किसी भी स्टेट का हो, खा वो किसी तरह का एग्जाम हो, अगर उसमें उर्दू अदब से मुताल्लिक सवाल पूछे जाते हैं, उर्दू को जगह दी जाती है, उर्दू से सवाल फॉर्म किए जाते हैं, तो उन सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी 4 वाले जितने भी साथी हैं उनके लिए, जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑलरेडी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग मिस ना करेंगे। और जो 1 to 5 वाले बच्चे हैं उनको कवायद से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको कवायद से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में छोड़ रखा है, आप जाकर वहाँ से कवायद का पूरा वीडियो देख सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पे पढ़ा रखा है, बहुत कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया तमाम साथियों के लिए, आप लोगों के लिए, आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, जितने नए साथी हैं, जितने नए हमारे फ्रेंड्स हैं, उनसे गुजारिश है एक बार आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कर दिया कीजिए। MS उर्दू एकेडमी क्लास आपके सामने और वो चीज़ को लेकर के आता है। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर हमारे कंटेंट आपको सही लगते हैं, समझ में आते हैं कि नहीं, सारी चीज़ें ठीक ठाक है, तो फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इंशाल्लाह इस सेशन के बाद अगला सेशन में, मतलब 26 जून वाला सेशन में इंशाल्लाह हम यहाँ से जनरल पेपर भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, और उर्दू की तैयारी तो करा ही रहे हैं, इसको कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, आवाज़ वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें ओके हैं, तो बोलिए आगे मैं चलूँ। एक नोटिफिकेशन छोटा सा, बस 1 मिनट दे दीजिए, मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारा क्लास का जो अपलोड करने का टाइमिंग है, जो हम वीडियो को अपलोड करते हैं, वो याद रखिएगा 9 बजे रात में, 9 से लेकर के 9:30 के बीच में, 9 PM कर लीजिए, 9 PM में या फिर 9:30 के अंदर, मतलब कि इतना के बीच में ऑलरेडी हमारा वीडियो अपलोड होता है। और इस समय ऑलरेडी आप वीडियो को देख लिया कीजिए, और इसी समय एक बात याद रखिएगा, आप वीडियो बना देखें, प्लीज वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। आप ये कर लिया कीजिए कि लाइव क्लास में आता हूँ 9:15 में लाइव क्लास मेरा चलता है रात में ही, उसमें ऑलरेडी आप जुड़ना ना भूलें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम का हो, आप उसमें जुड़ना ना भूलें। वहाँ पे हम लोग हूबहू टू द पॉइंट बात करते हैं, उन सारी चीज़ों पर बात करते हैं जो हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई बहुत जरूरी है आपको उस क्लास में अंदर जुड़ना। आप इस क्लास को एक आध दिन नजरअंदाज कर दें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइव क्लास के अंदर जो मैं क्लास लेकर के आता हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन क्लास को आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, डेफिनेटली आपको वहाँ पे जुड़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग क्लास की तरफ रुजू करते हैं। आर यू रेडी? क्या हम लोगों को क्लास शुरू कर लेना चाहिए? जल्दी से बताओ, आर यू रेडी? चलते हैं, कुछ इनके बारे में हम लोग देखते हैं, क्लियरिटी इनके बारे में ये करते हैं। व्यास कहलाना चाहिए सर, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बच्चों के नजर, स्टूडेंट के मतलब नजरिए से अगर देखा जाए तो इनको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन याद रखिएगा, समझना, जहाँ से आप जिस चीज़ को हल्का समझते हो ना, एग्जाम में वहीं से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको रुला देता है। एक दो क्वेश्चन अगर यहाँ से फॉर्म कर दिए जाए तो फिर आपकी परेशानी जो है ना वो आसमान चढ़ने लगेगी। तो इसलिए इनको भी याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और सिलेबस में इंक्लूड है तो पढ़ना भी ज़रूरी है। तो यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं कि इनके बारे में क्या क्या फैक्ट है, कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत है। चलिए, हमारा जो क्लास है UGC नेट और इसी तरह जेट, बेट या फिर कर लीजिए सेट 4 और उर्दू एग्जाम से, मतलब सारे उर्दू एग्जाम के लिए हमारे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात कर ले आज का क्लास के बारे में, तो आज का हमारा क्लास नंबर 18 है, मतलब 18वां क्लास है। और याद रखिएगा उर्दू ये गज़ल से मुताल्लिक रियाज के गाना चंगेज़ी से मुताल्लिक हमारा ये पहला क्लास है। पहला क्लास में समझिए, इंशाल्लाह इसको आखिर क्लास में समझिए, दोनों क्लास एक ही है, मतलब एक में इंशाल्लाह इनको हम लोग निकालेंगे। इनका मिर्जा वाजिद हुसैन, इनका असल नाम की अगर हम लोग बात कर लें तो मिर्जा वाजिद हुसैन, इनका नाम याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कि यास ये गाना चंगेज़ी से मशहूर है और इनका हम लोगों को असल नाम याद रहता नहीं है। याद रखिएगा, मिर्जा वाजिद हुसैन इनका असल नाम था और यास ये गाना चंगेज़ी से मशहूर हुए हैं। और इनकी पैदाइश सन 1884 पटना में हुआ था और सन 1956 में लखनऊ में हुआ था। आप जल्दी से एक ये कीजिएगा, आप लोग क्लियरिटी दीजिएगा कि सन 1884 में पैदा होने वाले एक और मशहूर शायर का नाम आप लोग जल्दी से रहमत करें और बताएं कि सन 1884 में एक मशहूर शायर पैदा हुए थे, उनका नाम बता दीजिएगा, जिनकी वफात 1936 में हुआ था।
जिनका वफात 1936 में हुआ था और पैदा हुए थे सन 1884 में। कौन थे आप जल्दी से बता दीजिएगा। तारीख पैदाइश, तारीख वफात से लेकर के हर दिन मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। जब एग्जाम करीब होंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराएंगे। तारीख वफात, तारीख पैदाइश, जाए वफात, जाए पैदाइश, ताकि ये एकदम इतना क्लियर हो जाए कि किसी तरह का क्वेश्चन इससे बन कर गया है इंशाल्लाह एक भी क्वेश्चन हम लोगों का मिस ना होगा। हम अपने तरफ से मुकम्मल तरीके से रेडी हैं आप लोगों को मुकम्मल तरीके से तैयारी कराने के। बस ये देखना चाहता हूँ कि आप कितने तैयार हैं, आप अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप तैयार हैं अपने आप को तो इंशाल्लाह इस बार देखेंगे। उन तमाम साथियों को कह दूं कि जो अब तक के ऑलरेडी एग्जाम में बैठे थे और जिनके स्कोर नाउम्मीदी के बराबर थे, मतलब लगता था कि नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली इस बार एग्जाम में आप बैठ करके देखिएगा तैयारी करने के बाद ये ना कि बस खाली बोल दिए तो आप बैठ जाइए। नहीं, पढ़ने के बाद, मेरा क्लास देखने के बाद, मेरे क्लास में सारी चीजें क्लियर कर लेने के बाद बैठ करके देखिएगा इंशाल्लाह आप 90 प्लस स्कोर करेंगे ही करेंगे। लेकिन देख लीजिएगा तब, उससे पहले नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब सर बोले थे कि अब बैठ जाना तो एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा उसके बाद। तो इनके तारीखी नाम की अगर बात कर लें तो तारीखी नाम मिर्जा फजल अली बेग था। अब दो नाम इनका याद रखिएगा, मिर्जा वाजिद हुसैन पहला नाम, ये जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मिर्जा वाजिद हुसैन, ये नाम याद रखिएगा आप लोग। और इनका असल नाम मिर्जा फजल अली बेग। ये दोनों नाम आप चाहे जैसे भी हो याद रखिएगा। यहाँ से गाना चंगेजी, इन्होंने कलकत्ता का सफर सन 1904 में किया था। कब इन्होंने किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 1904 में इन्होंने कलकत्ता का सफर किया था। और वाजिद अली शाह के दो अफराद, उनका नाम याद रखिएगा। जो दो अफराद थे जो वाजिद अली शाह के खानदान से बिलोंग करते थे, उनका नाम याद रखिएगा, मोहम्मद याकूब और मोहम्मद यूसुफ। इनको अंग्रेजी तालीम के लिए मुकर्रर हुए थे, मतलब इनको अंग्रेजी तालीम देने के लिए इनको हायर किया गया था, इनको मुकर्रर किया गया था। और वाजिद अली शाह के ही अफराद, वाजिद अली शाह के खानदान से ये दोनों लोग भी बिलोंग किया करते थे। तो ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने कलकत्ता का सफर कब किया था और वहां जब गए थे तो तालीमी ये से जुड़े थे, मतलब पढ़ने पढ़ाने के ये से जुड़ गए थे। तो वो पढ़ा रहे थे तो उनके शागिर्द कौन थे, वाजिद अली शाह के खानदान से दो अफराद थे जिनका नाम मोहम्मद याकूब और मोहम्मद यूसुफ था। और ये भी याद रखिएगा, उर्दू शायर है ना, ये ध्यान में आती है कि उर्दू हिंदी पढ़ाने के ऊपर जाते थे लेकिन अंग्रेजी तालीम के लिए मुकर्रर हुए थे, ये ध्यान में रखिएगा। 1905 में इन्होंने लखनऊ का सफर किया। और लखनऊ का सफर किस लिए किया था तो याद रखिएगा, इलाज के गर्ज से वहां गए थे। लखनऊ का सफर इन्होंने इलाज के गर्ज से किया था। और ये भी ध्यान में रखिएगा साथ में कि इन्होंने अपने बेशतर हिस्से को, या फिर ये कह दीजिए कि सारी जिंदगी के मतलब बेशतर हिस्से को इन्होंने लखनऊ के अंदर अपना ये किया है, वो वक्त गुजारा है, ये भी याद रखेंगे। इनके जद्दे आला की बात अगर की जाए तो इनके जद्दे आला जो थे वो याद रखिएगा मुगलों के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे, और जिनका नाम इनके जद्दे आला में मिर्जा हसन बेग नाम के एक थे। और जद्दे आला में जो ऑलरेडी मुगलों के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे चल करके, एक मिनट, वहां से चल करके आए थे इनके जद्दे आला में से, मुगलों के जमाने में चल करके आए थे। कहाँ चल करके आए थे, मैंने आपसे बताया था ना, कहाँ चल करके आए थे, कहाँ आए थे, दिल्ली चले आए थे। और दिल्ली में आने के बाद इन लोगों ने, मतलब इन्हीं के लोगों में से सिपाहीगिरी का जिम्मेदारी को इन्होंने ऑलरेडी संभाला था। जद्दे आला मिर्जा हसन बेग मुगलों के जमाने में हिंदुस्तान आए और सरकार दिल्ली के फौज में मुलाजिम हो गए। इन्होंने खिदमात के सिले में चंद जागीर बरगना हवेली अजीमाबाद में अता हुई थी। मतलब उस जमाने में आपने देखा होगा कि जैसे
उस जमाने में मतलब जो लोग सिपा सालार वाले ये करते थे, पेशा अख्तियार करते थे, तो उस समय अगर आप लोग देखेंगे उस समय के राजाओं के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि उस समय क्या होता था ना कि मतलब कुछ अच्छे कारनामे कर लेने की वजह से, कुछ अच्छा खिदमत अंजाम दे लेने की वजह से उनको मतलब किसी स्टेट में या किसी जगह में उस समय तो स्टेट का मसला था ही नहीं, तो मतलब उनको जागिर नवाज दिया जाता था। देख फलाने जगह पे फलाने इतनी चीजें आपकी होगी, मतलब वो जागिर आप जाइए वहाँ पे, आप खाइए कमाइए रहिए, इसलिए कि मतलब आपने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, बहुत अच्छी जिम्मेदारी आपने निभाई थी। इनको भी वैसे ही हुआ था कि सरकार दिल्ली की फौज में मुलाजिम हो गए थे और उन्हें खिदमत के सिले में चंद जागीर गना हवेली अजीमाबाद में इनको अता की गई थी। और अभी मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी के तालीम के लिए मुकर्रर हुए थे, एक इलाज की तरफ से ये लखनऊ गए थे और लखनऊ जाने की वजह से इन्होंने लखनऊ में अपना बेशतर हिस्सा को इन्होंने ये कर लिया था, गुजार दिया था। अगर हम लोग बात कर लें ये गाना ने लखनऊ के नामूर हकीम और मुबाहसा गुलजार नसीम यानी मौरके चक बस्तो शरद के मुरत्तब हकीम मिर्जा मोहम्मद शफी की बेटी कनीर हुसैन से सन 1913 में शादी की थी। दैट इज नॉट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लीजिएगा, यही काफी हमारे लिए, बाकी इनके अलावा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इन्होंने सैयद अली बेताब से, इन्होंने इसको सुनिए गौर से, इन्होंने सैयद अली बेताब से इरशाद अलीमाबादी से इस्लाह सुखन ली थी। मतलब अपने कलाम के अंदर अगर बात कर लिया जाए तो इनके दो उस्ताद थे, ये कह सकते हैं, या फिर इन्होंने इस्लाह इनसे ली थी, किनसे शाद अलीमाबादी साहब से और सैयद अली बेताब से। अब शाद अलीमाबादी का आप लोग सन्ने वफात और सन्ने पैदाइश आप लोग बताएंगे तो आप जल्दी से बता दीजिएगा। और ये बताइए कि कैसे ये बड़े हुए, मतलब याद से गाना चंगेजी से शाद अलीमाबादी बड़े थे, जब बड़े होंगे तभी तो ये उस्ताद का दर्जा पे आए, इस्लाह सुखन लिया करते थे। तो फिर आप जल्दी से इनके बारे में तारीख पैदाइश और तारीख वफात मुझे बताएं ताकि हमको भी समझ में आ जाए। ये गाना सन 1921 से लेकर के 1927 तक ये गाना और दोनों तखल्लुस इस्तेमाल किया करते थे। अभी मैंने ऑलरेडी आपके सामने में बात रखा था इस चीज को कि 1920 से लेकर के, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, 1920 से लेकर के 1927 तक यास और यह गाना दोनों तखल्लुस किया करते थे। मतलब ये तखल्लुस अपने कलाम के अंदर यास और यह गाना दोनों इस्तेमाल किया करते थे। कब से? 1920 से लेकर के 1927 तक, 1920 से लेकर के 1927 तक मुसलसल इनको जो कलाम के अंदर जो समझ में आता था वो अपना उसी अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर लिया करते थे। मतलब यास भी लगा लिया करते थे और यह गाना भी लगा लिया करते थे। यह गाना अपने को आतिश का मुकल्लिद गर्दाना करते थे, मतलब अपने आप को आतिश। अच्छा एक बात सुनिएगा यहाँ पे कि उस समय जब ये लखनऊ की सरजमी पे पहुंचे और जब लखनऊ के धरती पे जब इनका ये हुआ, जब ये वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ का जो माहौल है, जो वहाँ का माहौल लोगों ने जो वहाँ के लोगों ने क्रिएट कर रखा है, सारे लोगों के दिल पर गालिब छाए हुए थे। सारे लोगों के दिल पर सिर्फ और सिर्फ गालिब का ही हर तरफ तस्करा चलता था, गालिब के बारे में ही हर तरफ तस्करा हुआ करता था। तो इन्होंने अपने आप को इलाहदा करने के लिए, इन्होंने अपने आप को उन लोगों से अलग रखने के लिए इन्होंने एक शक्ल इख्तियार की कि सारे लोग गालिब 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 करते थे, इन्होंने अपने आप को आतिश का मुकल्लिद गर्दान दिया। अच्छा आतिश का नाम आप लोग जल्दी से बताएंगे कि आतिश का पूरा नाम क्या था? आतिश का पूरा नाम क्या था आप लोग बताना चाहेंगे प्लीज? आप लोग अगर बताना चाहेंगे तो मैं आप लोगों के सामने 3 नाम रख रहा हूँ, तीनों नाम का जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा। आतिश का पूरा नाम आप लोग बता दीजिए जल्दी से। इसी के साथ आप लोग आबरू का पूरा नाम बताइए, आबरू का पूरा नाम बताइए। इसी के साथ आप लोग जल्दी से मजमून का पूरा नाम बताइए और इसी तरह आप लोग यकीन का पूरा नाम बताइए। ठीक है ना? इन चारों का नाम आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे इनका असल नाम बताइएगा। अब बोलेगा कि सर जी ये क्यों पूछ रहे हैं, क्लास से हट करके क्यों बात कर रहे हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। जेड के एग्जाम में बैठिएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन ज्यादा पेचीदा करके आपको दिया जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आतिश का मुकल्लिद गर्दाना करते थे, मतलब
अपने आप को आतिश का मुकल्लिद मानते थे। इन्होंने खुद को गालिब शिकन और गालिब के चचा कहा करते थे, मतलब अपने आप को इन्होंने गालिब शिकन कहा है। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऑलरेडी आप और ले लीजिए और जल्दी से बता दीजिए, गालिब की बुत शिकनी किनकी तस्नीफ है? आप जल्दी से बता दो, गालिब की बुत शिकनी ये तस्नीफ किसकी है, उनके बारे में आप जल्दी से बताइए। इन्होंने खुद को गालिब शिकन और गालिब के चचा कहा करते थे, मतलब अपने आप को गालिब का चचा कहा करते थे मजाहिया तौर पे, रियलिटी आप मत ले लीजिएगा। यह गाना ने पहले सैयद अली खान बेताब अदीमाबादी से, फिर शाद अदीमाबादी से, मैंने आप लोगों की चीज बता दी। 1927 में यास तखल्लुस बिल्कुल तर्क करके सिर्फ यह गाना इस्तेमाल करने लगे। ये भी डेट हम लोगों के लिए याद रखने की जरूरत है कि सन 1927 में इन्होंने एक तखल्लुस को तर्क कर दिया। अब कौन सा तखल्लुस को तर्क किया? तो यास को इन्होंने 1927 में तर्क कर दिया, खत्म कर दिया और मुकम्मल तरीके से हर कलाम के अंदर हर शेर के लिए में मक्ता में अपना नाम या गाना इस्तेमाल करने लगे। ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एक पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। चराग सुखन में यह गाना ने आतिश परस्त कहा है। इनकी एक किताब है चराग सुखन, जिसमें इन्होंने अपने आप को आतिश परस्त गर्दाना है। शोराय लखनऊ सुनिएगा जरा सा। शोराय लखनऊ चूंकि गालिब के मुकल्लिद थे, इसलिए यह गाना ने अपने आप को आतिश का मुकल्लिद कहते थे। मतलब उस समय जितने भी लखनऊ के शोरा थे वो सारे के सारे गालिब के मुकल्लिद थे, गालिब को मानने वाले थे, गालिब के फॉलोवर थे, गालिब को अनुकरण करते थे। इसीलिए इन्होंने अपने आप को एक तरह से इलाहदी के इख्तियार करने के लिए, एक अलग पहचान देने के लिए इन्होंने अपने आप को आतिश का मुकल्लिद कहने लगे। यह गाना ने अपने शेरी मजमुआ नश्तर यास, मैंने लिखा है शायद यहाँ पे, आप लोग देखिएगा जरा सा, नश्तर यास, अपने पहले मजमुआ नश्तर यास। यहाँ से दो चीजें कॉन्सेप्ट दो चीजें क्लियर हुई हम लोगों का। पहला चीज तो ये क्लियर हुआ कि इनका पहला मजमुआ की अगर हम लोग बात कर लें तो पहला मजमुआ इनका नश्तर यास है, नश्तर यास, ये भी याद रखेंगे। जो 1914 में छपी थी या 1914 में इसकी इशाअत हुई थी, ये भी तारीख याद रखेगा कि पहले वर्ष पर खुद को खाक पाए आतिश लिखा है। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, खुद को खाक पाए आतिश लिखा है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ से ये क्लियर कर सकते हैं हम लोग कि आतिश का मुकल्लिद से रिलेटेड, आतिश के फॉलोवर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन जाए और गालिब से मुखालिफत करते हुए जितना भी स्टेटमेंट बन जाए, ये सब याद रखिएगा। यास ये गाना चिंगेजी साहब का हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्लियर चीज हो गई। देखो यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले बच्चे ना, आप ध्यान में हमेशा ये याद रखिएगा, आप लोग हमेशा एक चीज को ध्यान में बैठा कर रखेंगे। प्लीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाबू आपके लिए ना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करके और बहुत ज्यादा पढ़ लिख करके जाना आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है। और कुछ चीजें ना कॉन्सेप्ट से रखा कीजिए ध्यान में, इंशाल्लाह बहुत फायदा करेगा एग्जाम में। हम लोग बैठ करके आ रहे हैं ना, मुझे अंदाजा है ना बाबू कि किस तरह से यह ऑलरेडी हल किया जाएगा। इतना ज्यादा मतलब दिमाग के अंदर बैठा लेना कूड़ा करकट को, मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप बहुत सारी चीजों को देखो, याद से गाना चिंगेजी से जो दो चीजें मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन अगर मिलेगा 110% आप करके आएंगे। इनको आप मान लीजिए कि आतिश के फॉलोवर थे, इससे रिलेटेड जितना भी मुस्बत बातें आएंगी, जितना भी मुस्बत चीजें ऑलरेडी बयान की जाएगी आतिश से रिलेटेड, ये गाना चिंगेजी से आपको आप ऑलरेडी ये कर दीजिएगा, तरजीह दे दीजिएगा। और अगर गालिब से मुखालिफत करते हुए अगर स्टेटमेंट दिख जाए, गालिब के मुखालिफ में जाकर के कोई बात करते हुए दिख जाए, तो यहाँ से गाना चिंगेजी साहब की तरफ चले जाएंगे। ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी या ये हमारे लिए मिर्जावादी साहब याद होना आसान हो जाएंगे। तो इन्होंने गालिब शिकनी के मुतालिक एक रिसाला भी इन्होंने शायद किया था। अभी हम लोग बात कर रहे थे नश्तर यास में 1914 में पहले वर्ष पर खुद को इन्होंने खाक पाए आतिश लिखा है। ये भी बात क्लियर हो जाएगा, आप लोगों का याद रहेगा। इन्होंने गालिब शिकनी के मुतालिक, अभी मैंने पूछा था आप लोगों से गालिब के बुत शिकनी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा किसकी तसनीफ है। गालिब शिकनी के मुतालिक एक रिसाला गालिब शिकन पहली दफा सन 1934 में और दूसरी दफा मज़ीद इस्लाह के साथ 1935 में इन्होंने शाया किया था। क्या बात समझ में आई हम लोगों को?
एक किताब गालिब शिकनी के मुतालिक इन्होंने एक रिसाला, किताब नहीं एक रिसाला, जिसका नाम था गालिब शिकन। एक रिसाला थी गालिब शिकन, पहली मरतबा 1934 में इन्होंने शाया किया। दूसरी दफा मजीद इस्लाह के साथ, मतलब मजीद उसके अंदर इस्लाह करने के बाद इन्होंने 1935 में इस चीज को शाया किया। यहाँ तक की बात क्लियर हुई आप लोगों को। चरागे सुधन में अपने आप को आतिश परस्त लिखा है, ये तो बात समझ में आ गई हम लोगों को। यगाना ने अपने आप को गालिब शिकन और गालिब का चचा कहा है, अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा। यगाना के गालिब शिकनी का आगाज इनके पहले शेर मजमुआ नश्र याद से होता है, जो 1914 में शाया होता है। मतलब यगाना के गालिब शिकनी का आगाज इनके पहले शेर मजमुआ नश्र याद से 1914 में जो छपता है उससे होता है। यगाना ने गालिब शिकनी के मुतालिक एक रिसाला अभी मैंने आपके सामने रखा। यगाना अपने नाम के साथ शब्द मैंने आपके सामने में लिखा है, और दो तीन चीजें जो नीचे में नहीं नजर आती होगी इसको ऑलरेडी मैं रिपीट कर दूंगा, आप लोग इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। इन्होंने अपने नाम के साथ इमामुल हक, खुदावंद मानी, अबुल मानी, मुजाहिदुल असर या गालिब जंग लिखा करते थे। मतलब अपने नाम के साथ इन सारी चीजों को तरजीह देते थे और इन सारी चीजों को लिखते थे, ये याद रखेंगे। गालिब अपने नाम के साथ इमामुल गसल, खुदावंद मानी, अबुल मानी और मुजाहिदुल असर और यह गालिब जंग लिखा करते थे। और इनमें से सबसे ज्यादा याद रखिएगा जो तरजीह दिया करते थे, ये अपने नाम में लगाने के लिए अबुल मानी और इमामुल गजल, अबुल मानी और इमामुल गजल को ये ज्यादा तरजीह दिया करते थे अपने नाम के साथ ऐड करने के लिए, अपने नाम के साथ लगाने के लिए। यहाँ तक की बात समझ में आई आप लोगों को। यगाना ने पहली मरतबा अपने नाम के साथ चंगेजी का इजाफा सन 1932 में किया था। अपने नाम के साथ इन्होंने चंगेजी का इजाफा 1932 में किया था। मतलब यहाँ से यगाना चंगेजी है ना, चंगेजी, तो चंगेजी इन्होंने अपने नाम के साथ इजाफा कर लिया था सन 1932 में। अच्छा, एक शायर के बारे में बात कर लें, इन्हीं के बारे में, कि जैसे इनको देखिएगा, इनका नाम के साथ बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं साबका और लाहिका नजर आ रहा है हम लोगों को। तो ये भी क्लियर हो सकता है कि मतलब जिस शायर का नाम के अंदर बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा मतलब इजाफा, बहुत ज्यादा कमी, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी अगर हम लोगों को देखने को मिला, तो ये गाना चंगेजी साहब है। ये भी ऑलरेडी हम लोग ध्यान में रख सकते थे और ऐसे भी हम लोग रख सकते हैं। इन्होंने अपने नाम के साथ चंगेजी का इजाफा किया था 1932 में। 1932 हमारे लिए जरूरी है। इन्होंने इटावा से एक रिसाला सहीफा नाम का जारी किया था। अच्छा, इटावा याद रखिएगा, इस्लामिया स्कूल वहाँ पे चले गए थे, ये तालीम और तरबियत के लिए, पढ़ाने के लिए वहाँ पे चले गए थे। तो वहाँ जब पढ़ाने के लिए गए ना, तो वहाँ इन्होंने क्या किया, वहाँ से एक रिसाला इन्होंने सहीफा नामे जारी किया था। क्या किया था? सहीफा नामे। आपसे ये पूछा जा सकता है, देखिए बिहार से बिलोंग करते हैं और आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए जल्दी से कि यगाना या चंगेजी ने कौन सी जगह से इन्होंने एक सही रिसाला सहीफा नामे जारी किया था, तो आपके ध्यान में आ जाएगा फौरन अजीमाबाद। लेकिन अजीमाबाद याद मत रखिएगा, इटावा से इन्होंने शाया किया था। अब इटावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, आप लोगों को मालूम होगा। इनके रुबाइयों के मजमूए तराने का इंतसाब भी चंगेज खां के नाम से है, जिसे यगाना पैगंबर कहर आदाब और शहंशाह बनी आदम समझते थे। रहने दीजिए। यगाना ने 1919 में अंजुमन खान साने अदब के नाम से एक अदबी अंजुमन बनाई। 1924 में यगाना इटावा जाकर इस्लामिया हाई स्कूल में, अभी मैंने आप लोगों को बताया इटावा के अंदर एक इस्लामिया हाई स्कूल में मुलाजमत करने लगे, मतलब मुलाजिम बन गए, वहाँ पे पढ़ाने लिखाने का काम करने लगे। और वहीं से इन्होंने एक रिसाला सहीफा जारी किया, मैंने ऑलरेडी आपके सामने में रखा। इनकी अगर हम लोग बात कर लें तो 1926 में जिगर और असगर के साथ लाहौर का सफर इन्होंने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं दोहरा दे रहा हूँ, 2-3 बार आप लोग लिख लीजिएगा। 1926 में जिगर और असगर के साथ इन्होंने लाहौर का सफर किया था। मतलब यगाना चंगेजी ने जिगर और असगर के साथ, जिगर मुरादाबादी और असगर के साथ, असगर गुंडवी के साथ इन्होंने लाहौर का सफर किया था। इनकी अगर दोस्ताना मरासिम की अगर बात कर लिया जाए तो इनके दोस्ताना मरासिम फानी और जिगर के साथ ज्यादा था। मतलब फानी बदायूनी और जिगर मुरादाबादी से इनका दोस्ताना बहुत ज्यादा था।
इटावा में यगाना के फाने और जिगर से दोस्ताना विरासत थी वहाँ पे। 1926 में असगर और जिगर के साथ लाहौर भी गए थे। अभी मैंने आप लोगों को बताया यगाना की मुलाकात, अच्छा जब याद रखिएगा, जब ये अपने इनके साथ जिगर और असगर के साथ जब ये लाहौर गए तो वहाँ पे आपसे ये पूछ लेगा कि लाहौर में इनकी मुलाकात किससे हुई। अब वहाँ पे भी 2-3 शोरा थे, जैसे फैज़ अहमद फैज़ साहब थे, अल्लामा इकबाल साहब थे। तो आप ये याद रखिएगा कि लाहौर में इनकी मुलाकात इकबाल साहब से हुई थी। यगाना की मुलाकात लाहौर में इकबाल से हुई और इकबाल यगाना की ज़बान दानी के मुअतरिफ़ थे, मतलब इनको इकबाल साहब इकबाल करते थे, तस्लीम क्या करते थे इनके कलाम की, इनकी ज़बान की, मतलब वो मुअतरिफ़ थे, तारीफ़ क्या करते थे इनके बारे में। यगाना 1927 में हैदराबाद भी गए थे, ये भी पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। यगाना 1927 में हैदराबाद गए और यगाना अवध अखबार से भी वाबस्ता थे, अवध अखबार से वाबस्ता थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैदराबाद का भी इन्होंने सफर किया, अभी मैंने बताया आप लोगों को 1927 में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये भी पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात याद रखिएगा कि अवध अखबार से भी इनका वाबस्ता था, मतलब अवध अखबार से भी ये वाबस्ता रखते थे, मतलब इनका ताल्लुक अवध अखबार से भी था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। अवध अखबार से रिलेटेड तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हम लोगों से पूछते हैं, रिसालों से मुताल्लिक या अखबारों से मुताल्लिक, और इस तरह से क्वेश्चन ना हम लोगों को ज़्यादा परेशान करता है। डेफिनेटली हम लोग देखें कई बार इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना हम लोग को रुलाता है। तो आप चिंता नहीं करें, इंशाल्लाह जितने भी रिसाले वगैरह होंगे ना उन पे एक दिन हम क्लास लेकर के आएंगे जिसपे सारी की सारी चीज़ों को ऑलरेडी क्लियर कर देंगे उनके नामों के साथ। तो यहाँ तक के बात क्लियर हो गई आप लोगों को, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपके सामने में रखे ये सारी पॉइंट। और इनकी कुछ किताबें हैं जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, 2 मिनट में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते हैं। यगाना के कारनामे का मतलब यगाना चंगेज़ी, इन्होंने बहुत सारी किताबें जो लिखी हैं उनको एक बार सुन ले, ध्याननशी कर ले। इनमें 2-3 किताबें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नश्तरियात, अभी मैंने ऊपर में भी आप लोगों के लिए रखा था नश्तरियात। इनके साथ याद रखिएगा आयाती विज़दानी, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आयाती विज़दानी किसी भी शक्ल में ऑलरेडी आपसे पूछ लेता है, ये पूछ लेता है कि आयाती विज़दानी किसकी तस्नीफ है, तो एकदम ध्यान में रखिएगा। आयाती विज़दानी इन्हीं का याद साहब का है। नश्तरियात, आयाती विज़दानी, चरागे सुखन एक किताब थी इनकी। गालिब शिकन के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि गालिब शिकन इनकी तस्नीफ है, लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि गालिब की बुत शिकनी ये किताब किसकी है, तो ये दोनों के बारे में ध्यान में रखिएगा। गालिब शिकन और इनका याद यगाना चंगेज़ी साहब का, और गालिब की बुत शिकनी सैयद एहतशाम हुसैन का। तराना इन्हीं की किताब है, यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी हमको देखने को मिलता है, एग्जाम में पूछा जाता है। गंजीना ये भी एक किताब है। इसी तरह कचकोल कह लीजिए या किचकोल कह लीजिए, जो भी आपको तलफ़ुज़ करना है कर लीजिए। खुद नविश्त यास इनका जो मिला है वो याद रखिएगा, कलमी शक्ल में मिली है खुद नविश्त यास। और याद रखिएगा एक और किताब है इनका शोहरत-ए-काज़िबा, जिसका पूरा नाम है शोहरत-ए-काज़िबा अल-मारूफ व खुराफात अज़ीज़। ये सारी किताबें हैं, इनको एकदम ध्यान में रखिएगा, जिसमें से आयात विज़दानी, गालिब शिकन, तराना, नश्तरियात, ये 4-5 किताबें, चरागे सुखन, ये 4 से 5 किताबें हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आपको एकदम मिलता है देखने के लिए। तो आप डेफिनेटली इन 4-5 किताबों को एकदम ध्यान में रखिएगा। जब 4-5 किताब को आप पढ़ लीजिएगा, इनमें से 2-3 किताबें रह जाएगी, वो खुद ब खुद ध्यान में आपका रहेगा। तो आई थिंक यहाँ तक के बाद आप सारे लोगों को क्लियर हुआ। हम लोगों ने यहाँ से यगाना चंगेज़ी साहब को अच्छे तरीके से देख लिया है। इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे जहाँ से क्वेश्चन बनने को हम लोगों को मिलता है वहाँ से भी ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। इनके बाद जो भी होंगे उनको इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। मुझे दिल के खता पर यास शर्माना नहीं आता, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इनके शेर से। तो मैंने कहा ना कि इनके बारे में या और जितने भी दिगर शोरा हैं जिनके कलाम हैं उनके बारे में हम ब्रेक लेकर के आएंगे, आप लोगों को बताएंगे सारी चीज़ों को कि कैसे इनकी मन के बरनमी ता बम दर्द जिस्तन तनहा सुबह में चिशा बेनम शमे अंजुमन तनहा। मुझे दिल के खता प्रयास शर्माना नहीं आता है,
पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। देखिए कितना अच्छा अंदाज है। उन्होंने जिंदगी तलख का मजा न मिला, कमाल सब्र मिला, सब्र आजमाना मिला। मेरी बहारों खदा जिसके अख्तियार में है, मिजाज उस दिल बे अख्तियार का न मिला। जवाब क्या वही आवाज बाद गश्त आए, कफस में ना ले जागाह का मजा ना मिला। कफस का मतलब क्या होता है बताएंगे प्लीज? कर लो यार तैयारी कर लो, कर लीजिए। आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास, कर लीजिए क्लास, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिए। बुरा हो पाए सरकश का थक जाना नहीं आता, बुरा हो पाए सरकश का कि थक जाना नहीं आता। कभी गुमराह होकर राह पर आना नहीं आता। अदब से तेरा बंदा हूँ, तेरा हुक्म आंखों पर, मगर फरमान आज़ादी बजा लाना नहीं आता। मुझे ना खुदा आखिर किसी को मुंह दिखाना है, बहाना करके तन्हा पार उतर जाना नहीं आता। तो इस तरह के इनका तर्ज से बात करने का इंशाल्लाह वक्त मिला तो जरूर इन सबके क्लास लेकर के आऊँगा। गजल को पहचानने का तरीका, नज़म को पहचानने का तरीका, इन पे ऑलरेडी क्लास में लेकर के आऊँगा। यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है क्रिस्टल? प्लीज जल्दी से बता दो एवरीवन। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस क्लास? अगर आप इस क्लास से मुतमईन हैं तो आप जरूर ऑलरेडी पॉजिटिव कमेंट दिया कीजिए। एकदम नीचे में एक प्यारा सा कमेंट आप लोग डाल दिया कीजिए यार। कमेंट आप लोग बहुत सारे साथी हैं ना, मतलब स्टूडेंट इतने ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं ना, इतने ज़्यादा खुदगर्ज हो जाते हैं कि मतलब उनको अपने काम से मतलब है। भाई मेरा कई साथी अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं क्लास को और देखने के बाद उनका कोई फीडबैक नहीं होता है। भाई आपकी जिम्मेदारी फीडबैक दे देना ना, फीडबैक भी दे दिया कीजिए कि हाँ क्लास आपको कैसा लगा, आपको क्लास में कौन कौन सी चीज़ें अच्छा लगा, कौन सा ट्रिक आपको सही लगा कि ना यहाँ से क्वेश्चन हमारे बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। तो इसके बारे में ज़रूर आप लोग एक बार बता दिया कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। ज़्यादा वक्त हो गया है अपना, तो मैं सोचा था कि प्रैक्टिस आप लोगों को कराता, लेकिन चलिए इंशाल्लाह सैटरडे और संडे के क्लास में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस सेशन ही लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए और वहाँ से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं कल के क्लास में। दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।